चलिए, अपन ने शिवाजी महाराज को पढ़ लिया था। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया था। राज्याभिषेक करवाने का सीधा सीधा मतलब है कि प्रशासन भी चलाएंगे, राजा है तो कुछ ना कुछ नियम कानून बनाएगा। तो अपने को वही पढ़ना है कि आखिर में इनके मंत्री कौन कौन होते थे, क्या क्या नियम कानून होते थे, ये देखते हैं। इनके जो मेन हेड थे, जैसे अपने इधर होता है ना मंत्री परिषद, जिसमें खास खास मंत्री लोग रहते हैं, इकट्ठे सारे मंत्री नहीं रहते, तो वैसे इनकी एक मंत्री परिषद था जिसको बोलते थे अष्ट प्रधान। ये मोस्ट आईएमपी चीज है आप लोगों के लिए, बहुत आईएमपी। क्या है अष्ट प्रधान? क्वेश्चन आएगा कि अष्ट छाप किसको बोलते हैं, अष्ट दिग्गज किसको बोलते हैं और अष्ट प्रधान किसको बोलते हैं, तो इसे कंफ्यूज मत होना। अष्ट प्रधान मराठों में है, जबकि अष्ट छाप देखोगे आप तो आप लोगों को ये विजयनगर साम्राज्य में नजर आएगा, जबकि अष्ट दिग्गज जो हैं वो आप लोगों को नजर आएगा भक्ति आंदोलन में। कंफ्यूज हो गए ना, अष्ट छाप, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन है, अष्ट प्रधान है। अष्ट प्रधान का मतलब क्या है, 8 कुछ प्रधान लोग रहे होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, अष्ट प्रधान। पहला पद है पेशवा का। अष्ट प्रधान में जो मेन हेड है उसका नाम क्या है, पेशवा। जो पहले पेशवा हैं उनका नाम है मोरोपंत पिंगल। देखो समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें ऐसे ही समझाता हूं। पहले पेशवा जिनका नाम क्या है, मोरोपंत पिंगल, पर बाद के जो पेशवा आएंगे वो राव लगाने लगेंगे। बाजी राव पेशवा है ना, और नारायण राव, बालाजी बाजी राव। तो अंतर क्या है, पहले तो मोरोपंत पिंगल साधारण नाम बोल रहे हैं, पर बाद में राव क्यों लगा रहे हैं? देखो पेशवा इनके लिए मंत्री जैसा है, इनका प्रधानमंत्री जैसा है। एक राजा है उसका प्रधानमंत्री है, सारा करता धरता पेशवा ही है। बाद में पेशवा इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि छत्रपति सिर्फ नाम के रह जाएंगे। आप अभी भी देखते हैं ना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं देश में। कहते हैं मेन हेड कौन है देश का, तो कौन होता है, राष्ट्रपति, पर सारे काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। वैसे ही पेशवा कौन है, इनके प्रधानमंत्री हैं। शुरुआत के पेशवा क्या लगा रहे हैं, साधारण नाम लगा रहे हैं, बाद में राव लगा रहे हैं। इस राव का मतलब क्या होता है, आना चाहिए ना दिमाग में प्रश्न। नहीं, इसलिए नहीं राव लगाया। राव लगाने का कारण है कि पहले जो पेशवा होता था वो नॉर्मली प्रशासनिक काम देखता था। जब बालाजी विश्वनाथ आएंगे, तो बालाजी विश्वनाथ किसके पिता हैं, तो बाजीराव पेशवा के, तो उन्होंने युद्ध पद्धति स्टार्ट करी। वो खुद से युद्ध में जाया करते। पहले ऐसा रहता था कि 90% प्रशासन का काम कौन करता था, पेशवा, 10% युद्धों में जाया करता था। बाजीराव के आने के बाद में स्थिति ऐसी बन गई कि 90% वो सिर्फ युद्ध में रहता था, 10% क्या देख रहा है, प्रशासन देख रहा है। वो 10 जो 90% है उसने इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, राव। राव का मतलब होता है योद्धा। समझ गए? तो पहले पेशवा का नाम क्या है, मोरोपंत पिंगल। अपने को ध्यान में रहे, मोरोपंत पिंगल। ये कौन होता है, पीएम होता है इनका, प्रधानमंत्री होता है। करता धरता यही है पूरे मराठा साम्राज्य का। दूसरा होता है सुमंत। सुमंत है, सुमन नहीं है। ये कौन है, इसका विदेश मंत्री है। कौन है, विदेश मंत्री। फिर एक नाम आता है अमात्य। ये नाम से ही लग रहा है अमात्य मतलब क्या होता होगा। तो ये कुछ कुछ पैसों का काम देखता है। क्या है इसका, वित्त मंत्री है। सुमंत, अमात्य और क्या क्या है, वाक्यानवीस। ये गृह मंत्री। फिर सर है नौबत। नौबत ये कौन है,
तो रक्षा मंत्री है सेनापति, रक्षा मंत्री है सेनापति। फिर है सचिव, यहां लिख दें सचिव। सचिव क्या करता है, तो नॉर्मल प्रशासनिक काम देखता है कि यार किसी की चिट्ठी विट्ठी आई हो तो बता दे, किसी जगह पत्र भिजवाना हो तो बता दे। ये सब काम कौन देखता है, सचिव देखता है। तो प्रशासनिक प्रमुख बोल सकते हैं इसको, ये प्रशासनिक अधिकारी है। अधिकारी जैसे अभी होता है ना, मुख्यमंत्री का एक प्रधान वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, हेड प्रशासन में, जो उसको सही सारे बातें बताता है कि देखो आपको ऐसे करना है, नियम ये बोलता है, कानून ये बोलता है, राइट। बस वैसे ही कुछ है। फिर एक पंडित राव है, कितने हो गए, 6, 7वां है पंडित राव। क्या करता होगा पंडित राव, क्यों? राजाओं का शासन है, समझने की जरूरत है। अभी लोकतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं है, राजाओं का शासन है, तो इसमें प्रधानता क्या की रहती है, धर्म की। नियम कानून कौन से रहते हैं, धर्म आधारित रहते हैं। तो उस नियम कानून को बताने वाला व्यक्ति चाहिए एक। कभी युद्ध में जाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले यज्ञ करेंगे, ऐसे पूछेंगे कि मुहूर्त क्या है युद्ध का, मुहूर्त निकालना पड़ता था पहले। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो मुहूर्त निकाला था। उस मुहूर्त के पहले पहले स्थिति ऐसी बन गई थी कि मराठों को आदत नहीं थी उत्तर भारत की। मराठे तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठे महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र की जलवायु क्या है, थोड़ी गर्म है। गर्म है तो वो लोग क्या पहनते हैं, ज्यादातर धोती पहनते हैं, खुले हुए कपड़े पहनते हैं, ऊपर जो शरीर है उनका ज्यादातर खुला रहता है। वो दिल्ली साइड चले गए, दिल्ली की सर्दी फेमस है, वहां गए तो फंस गए। अब उनका मुहूर्त निकल नहीं रहा है युद्ध का, स्थिति ऐसी बन गई कि उनको घोड़े मार के खाने पड़ रहे हैं खुद के। इनके आधे घोड़े खा के खत्म कर दिए इन्होंने, बहुत विकट स्थिति बनी थी। फिर इनका मुहूर्त निकला था, पतंग कब उड़ाते हैं अपन, सकरात है ना, सकरात को है ना, जब भी हो जनवरी फरवरी में देखो सकरात के दिन। तो उस दिन इनका मुहूर्त निकला, युद्ध लड़ने के लिए गए थे, पर स्थिति पहले ही गंभीर थी, हार गए थे। तो ये जो मुहूर्त निकालने वाले भाई साहब थे, ये मुहूर्त निकालते थे कि इस दिन युद्ध लड़ना है। 8वां जो इनका हेड है वो न्यायाधीश है। न्यायाधीश का क्या काम होता है, न्याय करना। तो बस ये न्याय करता था। ये जो पूजा पाठ वगैरह जितने भी काम है, समझ गए ना, पंडित मतलब पंडित क्या काम करता है यार, तुम्हारे सामने जो करता है वो यहाँ पे करते थे। ये जितने भी व्यक्ति हैं ना, ये इनमें ये 8 हैं, 8 में से एक को छोड़ के बाकी सब ब्राह्मण होते थे। वो एक व्यक्ति है सर नौबत, रक्षा मंत्री या सेनापति को छोड़ के जितने भी थे सब कौन होते थे, ब्राह्मण होते थे कुल से। अनिवार्य था कि ब्राह्मण ही होंगे। अच्छा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकते थे। जैसे मैं हूं, मैं मान लो कि मैं कौन हूं, पंडित राव। तो अब मेरी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे से, वो भी क्या बन सकते, पंडित राव बन सकते। ये क्या है, मतलब ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे तो बन सकते। पर इसके साथ में एक समस्या थी कि जो सचिव हैं ये स्थायी मंत्रियों की तरह नहीं है। ये डिपेंड किस पे करता है, शासक पे, छत्रपति पे डिपेंड करता है। वो जिसको चाहे उसको हटा सकता है, जिसको चाहे उसको रख सकता है। ये सारी इच्छाएं किस पे डिपेंड करती है, छत्रपति पे। एक और पद है चिटनीस का पद। क्या पद है, अन्य पद में एक पद आता है चिटनीस। चिटनीस ये इनके समकक्ष है पर इनके साथ का नहीं है। ऐसे प्रश्न बनेगा कंपटीशन के एग्जाम में, क्या देंगे, ये 8 दे देंगे या फिर इनमें से 3 दे देंगे और एक चिटनीस देंगे आप लोगों को, और फिर पूछेंगे निम्न में से अष्ट प्रधान का भाग कौन नहीं है। तो आप लोग बता पाएंगे कि कौन नहीं है, चिटनीस नहीं है। पर चिटनीस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
है ना, काम का पत्ता है। अब इनकी भू राजस्व व्यवस्था देख लो। भू राजस्व व्यवस्था मतलब टैक्स कैसे लेते थे, मराठे टैक्स कैसे लेते थे, एक गुंडा टैक्स भी लेते थे, मैं बताऊंगा कैसे लेते थे। अष्टप्रधान में कोई डाउट तो नहीं है, समझ गए? 8 लोग हैं इंपॉर्टेंट। देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि मराठा प्रशासन को समझाइए, और जैसे ही आपका प्रश्न आएगा मराठा प्रशासन को समझाइए और आपने अष्टप्रधान लिख दिए स्टार्टिंग में अभी की एग्जाम में, तो सामने वाला खुश हो जाएगा, बोलेगा यार इसको आता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसका आंसर। समझ गए? अपन इनकी भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं। हो गए? एक बात और ध्यान रखना, सरकारों पे डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न पत्र कैसा आएगा। हमेशा ध्यान, कंपटीशन का भी, आपके ग्रेजुएशन का भी, मास्टर्स का भी, किस पे डिपेंड करता है कि सरकारें कौन है, सरकार में कौन बैठा हुआ है। अभी जिस तरह की सरकार है, बहुत हद तक चांस है कि वो मुगलों की जगह क्या पूछना पसंद करेगा, मराठा, क्योंकि वो चाहता है कि आप क्या पढ़े मुगलों की जगह, मराठों को। समझना इस चीज को, इसलिए मराठों को अच्छे से पढ़ना। इसके पहले भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं मराठों से, अपने सीनियर से पूछ सकते हो चाहो तो, बैठे हुए भी है कुछ तो। दो बार दोहराने की आदत नहीं है। नहीं, आपका नाम नहीं लिया मैंने, सीनियर्स की बोला, वो एक आधे और सीनियर होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, अपन सीनियर ढूंढेंगे आपके लिए अच्छे, ठीक है? आप तो बहुत अच्छे में आते हो, इसलिए हमको सिर्फ साधारण अच्छे लोग चाहिए। चलिए, इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था, मतलब जमीन में से टैक्स कैसे ले रहे हैं, तो वो मलिक अंबर की प्रशासनिक व्यवस्था पे आधारित है। क्या नाम है? मलिक अंबर। किसकी प्रशासनिक व्यवस्था पे आधारित है? आपका कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर वाले हो? वाह यार, हैं क्या? हाँ, मेरे को लगा यार थर्ड ईयर के हो तो पूछ लेते यार। काय पे आधारित है? मलिक अंबर की प्रशासनिक व्यवस्था पर। अच्छा, मलिक अंबर कौन है? तो ये दक्षिण में प्रशासन का काम देखता था, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा दक्षिण में। ये बहमनी साम्राज्य था, उसमें जो अंत होने वाला था बहमनी साम्राज्य का, तो अब इस व्यक्ति ने सारे प्रशासन का काम देखा, बहुत बढ़िया काम देखा। इसने बहमनी साम्राज्य को अपने चरम पे पहुंचा दिया। पर वो रहता है ना कि जैसे अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो बाकी जो आसपास के रहते हैं वो जलते हैं, तो राजा से शिकायत करते थे कि आपकी जगह ले लेगा, आपकी जगह ले लेगा। तो इसके राजा ने मरवा दिया था, और उसके 2 साल बाद, 2-3 साल बाद तो इसकी पूरा सत्ता ही खत्म हो गई थी, मतलब पूरा साम्राज्य खत्म हो गया था इसके मरने के बाद में, मलिक अंबर के मरने के बाद में। क्योंकि मलिक अंबर का क्षेत्र वही था, इसलिए मराठों ने भी जो प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई वो किसकी थी? मलिक अंबर की। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? व्यक्ति का नाम है मलिक अंबर। अंबर मतलब बादल बादल, है ना? अब इसकी कर व्यवस्था कैसी थी? तो ये कुछ जैसे कुलकर्णी पटेल क्या करते थे, पटेल जो यहाँ वाले पटेल हैं वो भी क्या करते थे? कर वसूल करते थे, इसलिए उनका थोड़ा सम्मान है, बोलते पटेल बा। वो पटेल बा यहाँ से ही निकला हुआ है। तो पटेल काम क्या करते थे? कर वसूल करते थे। ये सब उपाधियां, ये ठाकर, पटेल, ये सब क्या होती है? उपाधियां होती। बाद में धीरे धीरे वंशानुगत हो गई, लगाने लग गए लोग। समझ में आ रहा है? एक कुलकर्णी होता था जो जमीन का ब्यौरा रखता था। ये क्या रखता था? जमीन का ब्यौरा।
मतलब कितनी किसके पास में जमीन है, किससे कितना टैक्स लेना है, वो काम ये करता था। टैक्स लेने काम कौन करता था? पटेल करता था। यहां तक कोई डाउट है? एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे एक ऋण देते थे उगाऊ नामक। ये क्या है? ऋण है। जैसे आप लोग सब किसान हो और आप लोग के पास में पैसा नहीं है, कि पैसा ही नहीं है, उगाए कहाँ से? तो मैं आप लोगों को एक ऋण देता था, प्रशासन एक ऋण देता था। इसका नाम क्या था? उगाऊ। उगाऊ मतलब उगाओ है ना? ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसे याद रख सकते हो कि किसानों को फसल उगाने के लिए क्या दे रहे हैं? उगाऊ दे रहे हैं। याद आराम से रह जाएगा। ये ऋण है, इसमें कम ही लगता था पैसा, मतलब जो ब्याज लगता था बहुत कम था। अब इनके आय के स्रोत क्या हैं? आय के स्रोत, या इसको टैक्स बोल सकते हैं ना। तो मराठे दो प्रकार का टैक्स लेते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए कि मराठे दो प्रकार का टैक्स लिया करते थे। एक जो पहला टैक्स है उसको बोलते हैं चौथ। दूसरा टैक्स है जिसको बोलते हैं सर देशमुख। ये जो चीज है ये मराठों के साम्राज्य का खत्म होने का कारण बना। क्या बना? मराठा साम्राज्य खत्म होने का कारण बना। देखो नाम पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ये क्या लिख रहा था? सर देशमुख। एक एक्टर है जिसके नाम के पीछे क्या लगता है? देशमुख। क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, जो भी नाम हो, वहां दक्षिण का ही होगा कोई, है ना? मतलब एक और भी है कोई एक्टर, कौन सा देशमुख है यार? हाँ जो भी हो, जानते हो ना एक आध देशमुख को? वो देशमुख यही है, वो यही देशमुख है, ध्यान रखना। ये कौन है? पुराने मावले हैं। पुराने मावले मतलब क्या? तो ऐसा रहता था मराठों में जो योद्धा होते थे उनको क्या बोलते थे? मावला। अपने इधर क्या बोलते हैं? सैनिक। उनके इधर क्या बोलते हैं? मावला। तो जो पुराने मावले थे वो जो कृषि करते थे, उस कृषि में से सरकार उनका कितने परसेंट लेती थी? तो सिर्फ 10% लेती थी। कितने परसेंट लेती थी? 10%। कि अगर तुमने 100 किलो अनाज उगाया तो सरकार कितना लेगी उनसे? 10 किलो कि बहुत है, बाकी तुम रखो 90 किलो किसका? तुम्हारा। क्योंकि तुम कौन हो? पुराने देशमुख हो, पुराने सैन्य अधिकारी। पर जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तो ये जगह है चौथ। चौथ मतलब जिनका देशमुखों से संबंध नहीं है, मराठों से संबंध नहीं है। मराठा आए, मालवा जीता, गुजरात जीता, राजस्थान तक रोंद के रख दिया। दक्षिण में गए तो हैदराबाद को रोंद के रख दिया। अपन लोगों ने जब पढ़ा था, किसको पढ़ाया था मैंने? बंगाल को। तो मैंने क्या बताया था कि बंगाल में रघुजी भोसले आ रहे हैं और किन से? इन लोगों से चौथ मांग रहे हैं, बंगाल के शासकों से, कि देना पड़ेगी। तो उसने पूरा उड़ीसा दे दिया था कि उड़ीसा की चौथ आप वसूल कर सकते हैं। ध्यान में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये वही है, ये वही चौथ है। और इस चौथ में कितना लेते हैं? तो 1/4, 25%। आपकी फसल बिगड़े, ज्यादा बारिश होए, कम बारिश होए, मराठों को फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए इसको क्या बोला गया है? गुंडा टैक्स। क्या बोला गया है? गुंडा टैक्स। ये वैसा है कि जैसे मराठा आए राजस्थान में। राजस्थान में आए, राजस्थान उस समय किसका शासन था? तो राजपूताना का तो था, राजपूतों का शासन था। असलियत में उनके ऊपर कौन बैठे हुए थे? तो मुगल। सबके संबंध थे किनसे? मुगलों से। मराठों ने इनको लूटा और स्पष्ट बात करी। क्या बोला? या तो आप टैक्स दोगे 25%, और अगर टैक्स नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे। और मराठों ने राजस्थान को कई बार लूटा है। इसीलिए आप देखोगे बार बार कि राजस्थान में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो थोड़े ज्ञाता हैं इतिहास के, वो नफरत करते हैं मराठों से। उनके मन में यही रहता है कि नहीं, मराठा अच्छे थोड़ी क्या था, लुटेरे थे। जब बाहर
कई इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि मराठों ने किसका काम करा है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए बात करी है। तो राजस्थान के इतिहासकार उठ के बोलते हैं हिंदुत्व की रक्षा की बात करिए, तो हमने क्या बिगाड़ा था, हम भी तो हिंदू ही थे, तो हमारे वालों को क्यों लूटा। और प्रश्न फिर ये भी खड़ा होता है कि अगर राजस्थान वाले खुद हिंदुत्व की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज के खिलाफ क्यों भेजा था अपने सेना नायक को। बात तो दोनों तरफ से है ना। आपने भी अगर हिंदुत्व की बात करी है तो आपने हिंदू राजाओं के खिलाफ क्यों भेजे थे। इतिहास में आगे देखोगे महादजी सिंधिया रोंद के रख देंगे, रोंद के राजस्थान को लूटपाट करेंगे खूब। पेशवा बाजीराव जाएगा उदयपुर में, उदयपुर वालों का थोड़ा सम्मान है सिसोदियाओं का, उनके साथ में जाके बैठेगा। सिसोदियाओं का इसलिए सम्मान है कि वो लोग समझौता नहीं कर रहे थे मुगलों से, तो उनका विशेष सम्मान है कि इन लोगों ने मतलब घुटने नहीं टेके थे। तो वहां का जो शासक था वो बुलाएगा इनको भोजन के लिए, तो वो बोलेंगे कि नहीं चलो बड़े भाई हैं यार आप ऊपर बैठ जाना। ऐसे बात ऐसी हुई कि जो पेशवा बाजीराव है वो और उदयपुर का शासक दोनों बराबरी में बैठेंगे, ऐसे मराठों का कहना था। और जो सिसोदिया शासक है उन्होंने मना करा कि राजा राजा होता है, पेशवा पेशवा होता है। और पेशवा इस चीज को लेके मान गया, नहीं तो मानता नहीं, ताकत इतनी थी कि उदयपुर को रोंद के रख देता मेवाड़ को। वो फिर भी मान गया। उसने क्या बोला कि हमारे जो छत्रपति हैं उसके बड़े भाई हैं, तो इनको क्यों मना करें। बैठे थे साथ में, जो राजपूताना के शासक है वो ऐसे ऐसे ले लेके खा रहे थे भोजन को, ऐसे अभी क्या वो चाकू चम्मच से खाते हैं ना, अलग से स्टाइलिश लोग, बड़े बड़े लोग, और पेशवा यूं लेके यूं खा रहा था। तो देख के बोला राजा कि यार ये क्या तरीका है, कैसे खाते हो। तो उन्होंने बोला आप राजा हैं, मैं सेनापति हूँ, मेरा जीवन काय में निकल गया, युद्धों में, और युद्धों के समय ऐसे बैठ के खाने का समय नहीं मिलता, आदत नहीं है मेरी। मेरे ज़्यादातर भोजन काय पे होता है, घोड़े पे बैठे बैठे। मैं नींद कहाँ निकालता हूँ, घोड़े पे। मैंने 20 वर्ष की आयु में 41 युद्ध जीते हैं। वो भी सोचे होंगे कि नहीं गलत आदमी से बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति थी, समझ पा रहे हैं आप। कुल मिला के चौथ क्या 25% टैक्स था, इन्होंने हर जगह लूटपाट की। यही कारण था कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, और पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठे फंस जाएंगे, तब इनको बचाने के लिए कोई हिंदू नहीं आएगा। ना राजपूताना से कोई सेना आई, ना पंजाब से कोई सेना आई, ना उत्तर प्रदेश से कोई सेना आई, ना मध्य प्रदेश ने कोई सेना भेजी। मराठों को मरने के लिए छोड़ दिया। वो कारण क्या था, चौथ। कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, कभी यूपीएससी एमपीपीएससी की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मराठों के पतन में चौथ का कारण बताइए, योगदान बताइए। तो आप लोग बता पाएंगे कि गुंडा टैक्स था, जबरदस्ती लिया जाता था, नहीं देते थे तो लूट लेते थे, उसके कारण बाद में जब मराठा कमजोर पड़े तो उनका किसी ने साथ नहीं दिया। समझ में आया? दोनों टैक्स समझ गए, आगे बढ़े। अब इनके उत्तराधिकारी देख लो। कुछ शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनके उत्तराधिकारी देखेंगे तो देखते देखते कहां तक पहुंचेंगे अपन, अंग्रेजों तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है बात? शिवाजी महाराज के बाद में जो गद्दी पे बैठे उनका नाम क्या था, संभाजी महाराज। इनको शंभू राजे भी बोलते हैं। थोड़ी सी समस्या थी, इनके दो पक्ष हैं, एक अच्छा पक्ष भी, एक बुरा पक्ष भी है। देखो मेरा फर्ज है दोनों चीजें समझाना। आपने क्या मूवी में क्या देखा मेरे को ये चीज नहीं पता, किताबों में क्या लिखा है मैं वो बताऊंगा। ये थोड़े से क्रोधी थे, थोड़े इगोइस्टिक व्यक्ति थे, इस कारण इनकी ज्यादा अपने पिताजी से जमती नहीं थी। ऐसी स्थिति भी बनी है कि इन्होंने मुगलों का साथ दिया अपने पिताजी के खिलाफ। ऐसी स्थिति भी बनी है कि शिवाजी महाराज ने इनको क्या करा है, जेल में बंद रखा है। और जैसे ही शिवाजी महाराज का देहांत होता है, इनका देहांत हो रहा था 1680 में,
तो ये क्या हो जाता है, छूट जाते हैं जेल से अपने पिताजी को आग अग्नि देने के लिए, और ये आएंगे और क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। एक तो ये पक्ष है कि इनका जो गलत पक्ष है मैंने बता दिया, इनका कुछ अच्छा पक्ष भी है। जैसे ये विश्व के सबसे छोटे बाल साहित्यकार हैं, विश्व के सबसे कम उम्र के बाल साहित्यकार हैं। बाल साहित्यकार इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है छोटी सी उम्र में, जिसमें से कुछ नाम है नाई का भेद, नक्सिका, और सप्त शतक। सप्त शतक ये कुछ बुक्स लिखी इन्होंने। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हो रहा है, रायगढ़ में। ज्यादातर जिनका भी राज्याभिषेक होगा कहाँ पे होगा, रायगढ़ में। मराठों में जिनका राज्याभिषेक होगा कहाँ होगा, रायगढ़ में। थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, जैसे कभी भी किसी के बारे में लिखना है तो फट से लिख सको ना क्या इसका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ, एक पॉइंट ऐसे ही मिला हुआ पड़ा हुआ नजर आएगा आपने। इनके जो मित्र हैं, मित्र भी हैं और बोलते हैं कि चारण भी हैं। जैसे आप लोगों को मैंने जब, शायद अभी तक आप लोग पढ़ा ही नहीं ना मध्यकालीन भारत, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोग बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान हैं तो उनके मित्र भी हैं और चारण भी हैं, चंद्रबरदई है ना, मित्र भी है और चारण भी है। चारण क्या होता है, जो राजा के लिए तारीफें गाता है, उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें लिखता है, जो उसके लिए कविताएं लिखता है कि राजा तो इतना महान है, वो कौन होते हैं, चारण। चारण भाट नाम सुना होगा। जैसे कोई दोस्त दूसरे की ज्यादा तारीफ करता हो तो तीसरा इंसान बोल देता है तू क्या चारण है क्या, इसका क्या दिन रात तारीफ करता रहता है। तो सब वो जो चारण है वो यही है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, कवि कलश या रवि कलश। मित्र या चारण। अच्छा मूवी देख ली संभाजी, वही ये वही है, रवि कलश या कवि कलश। कवि कलश दोनों ही अच्छी कविताएं पढ़ती थे, तो दोनों का अच्छा व्यवहार बन गया, बढ़िया प्रशासन चल रहा था। पर फिर मैं समझा रहा हूं, शासन करना अलग चीज है और राष्ट्रभक्त धर्म भक्त होना अलग चीज है। शासक को क्या होना चाहिए, प्रिग्मेटिक होना चाहिए। आप जो बड़े बड़े शासकों को देखोगे, आज भी जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पदों पर बैठे हुए हैं, उनके पास में एक बुक पड़ी हुई रहती है। उस बुक का नाम है द प्रिंस। क्या नाम है, द प्रिंस। लेखक कौन है, मैकियावेली। और वो लेखक क्या बताता है, तो बताता है प्रिग्मेटिज्म के बारे में, यथार्थवाद के बारे में, कि राजा का कोई भी धर्म नहीं होता, राजा का कोई स्थायी आदर्श नहीं होते राजा के। राजा को जरूरतों के हिसाब से चीजें क्या करनी पड़ती, परिवर्तित करनी पड़ती। बोलते हैं ना बहुत सी बार अपन, यार आज तो ये इस पार्टी में था, कल इधर चला गया यार एकदम से, इसके कोई आदर्श नहीं है क्या। कल तक तो गंदी गंदी गालियां दे रहा था उस पार्टी को। जैसे एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं मैं। एक एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका, जिसके घुंघराले से बाल हैं, जो संसद में गई थी, कंगना राणावत। उसका एक पॉडकास्ट देखा था। हाँ कर्ली से हेयर है ना, तो उनका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक छोटी सी क्लिप थी, तुम लोग उसी हिसाब से समझ लेना। उन्होंने पॉडकास्ट में इतनी गहरी बात बोली थी, उनको बोलना नहीं चाहिए था, खैर वो अब दिक्कत आएगी उनके, पर उन्होंने पता है क्या बोला था। तो पॉडकास्ट वाले ने इनसे पूछा कि यार
आप संसद में गए, आपको क्या विशेषता लगी? तो उसने बोला कि संसद में तो ये सब लड़ते हुए नजर आते हैं बहुत बुरी तरीके से, सारे सांसद, सारे पार्टी वाले एक दूसरे से, और जैसे ये बाहर जाते हैं सब एक हो जाते हैं। इनको सही गलत पता है, पर इनको अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ना है, और ये चीज इनको अच्छे से पता है कि कौन सही है कौन गलत है, पर बाहर जाके सब बिल्कुल एक दोस्त तरीके। और इन्हीं के कार्यकर्ता क्या करते हैं? मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं कि तू सही है मैं सही है, तूने इनके बारे में कैसे बोल दिया। कुछ लोगों को भक्त बोलते हैं, कुछ लोगों को चमचे बोलते हैं। आपस में लड़ रहे हैं जानवरों जैसे, अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं कि यार तूने इस पार्टी को कैसे वोट दे दिया। और वो जो पार्टी वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होता है? प्रिग्मेटिज्म होता है, यथार्थवाद होता है, इसमें कोई आदर्श नहीं होते हैं। तो ऐसा राजा को बनना पड़ता है। आप लोग देखोगे आगे जाके जब छत्रपतियों का शासन धीरे धीरे ढलने लग जाएगा, उस समय शायद इनके बाद में जो छत्रपति आएंगे, इनके बाद में कौन आएंगे छत्रपति? हाँ, साहू जी महाराज। तो जब साहू जी महाराज आएंगे और दिल्ली समझौता होगा, तो साहू जी महाराज नंगे पैर किसकी मजार पे जाएंगे आपको पता है? औरंगजेब की। मतलब जिन्होंने इनके दादाजी को परेशान करा, शिवाजी महाराज को इतना सताया, इतनी मार काट करी, उसकी मजार पे नंगे पैर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यथार्थवादी व्यक्ति हैं। उनको पता है कि समझौता होने के बाद में धीरे धीरे हम क्या करेंगे? प्रगति करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इन्हीं गर्दन काट देंगे। ये यथार्थवादिता होती है। राजपूताना इसीलिए ढला क्योंकि यथार्थवादी थे। वो मुझे नीचे कैसे कर लें, कैसे झुक जाएं किसी के आगे, अकड़ में थे, घोर अकड़। बोले कि झुकना सीखा ही नहीं है, गर्दन कटाना सीख। एक बाबरनामा लिखी है बाबर ने, तो बाबर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि राजपूतों को मरना आता है पर लड़ना नहीं आता। बहुत गहरी बात है कि मरने के लिए तैयार रहते हैं पर पीछे भगते नहीं हो, भगना पड़ता है बहुत सी बार युद्धों में। बहरहाल अपन समझ गए ना कि व्यक्ति यथार्थवादी नहीं है, आदर्शवादी व्यक्ति है, धर्म परायण है, धर्म को बहुत मानता है। अब क्या हुआ? इसी समय औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब की जितनी औलादें थी उसने उन सबको जेलों में डाल रखा था। जितने 5-6 औलादें थी उसकी, और 5-6 के 5-6 औलादें कहां पे थी? जेलों में बंद। कोई इस जेल में, कोई उस जेल में, कोई उस जेल में। उसका कारण भी था। उसका कारण यह था कि देखो, तुम लोगों ने भी देखा होगा कि दादाजी अगर ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो उनके बेटे हैं उनके बीच में थोड़ा सा संघर्ष स्टार्ट हो जाता है कि पापा कब बांटोगे, पापा कब बांटोगे, जायदाद कब बांटोगे। और ज्यादा अगर टाइम ले लेते हैं पापा, मतलब दादाजी, तो विवाद और क्या बढ़ता जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। अब यह आदमी 80-90 साल का हो गया, इसकी जो औलादें हैं वो खुद 60-60 साल की हो गई है औरंगजेब की। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार ऐसा नहीं हो कि हम पहले मर जाए बिना राजा बने। तो उनमें से एक था जिसका नाम क्या था? अकबर द्वितीय। ये वो वाला अकबर नहीं है ना, ये अकबर द्वितीय है। अकबर द्वितीय विद्रोह कर देगा किसके खिलाफ? अपने ही पिता के खिलाफ। और अकबर द्वितीय का पिता कौन है? औरंगजेब। तो भगते हुए जाएगा, भगते हुए किसके पास में आएगा? संभाजी के पास में। संभाजी को बोलेगा संभाजी शरण चाहिए। संभाजी महाराज जैसे गले लगा लेंगे कि शरणागत की तो रक्षा करना हमारा धर्म है। दिक्कत वहीं आ गई कि शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। ये क्या है? ये आदर्शवाद है, प्रिग्मेटिज्म नहीं है। आप क्या कर रहे हो? दुश्मन को बुलावा दे रहे हो कि भैया आ बेल मुझे मार, औरंगजेब कहाँ है तू, मार भाई। तो ऐसा ही हुआ। औरंगजेब को जब सूचना पड़ी कि कौन आ रहा है, किसको शरण दी है संभाजी ने? अकबर द्वितीय को। ये अकबर द्वितीय को शरण दी। अकबर सेकंड को शरण दे रहा है। और जैसे अकबर द्वितीय को शरण दी, किसका दिमाग खराब हुआ? औरंगजेब का। औरंगजेब जब आता था तो वो अकेला नहीं आता था, उसके पास में 4-5 लाख की सेना थी। और 4-5 लाख की सेना उस समय होना बहुत बड़ी बात थी। मतलब ये कहाँ 20-25 हजार मावले, और उसके पास में कहा 4-5 लाख। इन्होंने घेरा, पहले भगाया,
अच्छा, जिसके लिए लड़ रहा था क्या नाम था? संभाजी किसके लिए लड़ रहा था? अकबर द्वितीय के लिए। अकबर द्वितीय तो भाग जाएगा और भग के कहां चला जाएगा? ईरान में। और वहां क्या बन जाएगा? शिया। ये लोग कौन है? सुन्नी। पापा सुन्नी बनवाने के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं, औलादी क्या बन जाती है? शिया बन जाती है। और वहीं मरेगा ये, शिया में। और यहां कौन फंस गए? हमारे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज फंसे। औरंगजेब ने, एक जगह है अपने उज्जैन के पास में, वहां पे इनको और इनके दोस्त को घेरा। घेरने के बाद में क्या करा? इनको सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, बढ़िया, फिर वापस राजा वाजा बना देंगे आपको। कट्टर है वो मुसलमान, थोड़ा तो क्या मतलब, अति कट्टर। और सिर्फ कट्टर इस्लाम में नहीं है, वो सुन्नी इस्लाम में कट्टर। तो उसका कहना है कि तू सुन्नी बन जा, मुसलमानों में भी शिया मत बन जाना। तू क्या बनेगा? सुन्नी बनेगा। और तू सुन्नी बनेगा तो वापस शासन दे देंगे। तो इन्होंने मना कर दिया, बोले कि मर जाऊंगा पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर इनके हाथ पैर बंधवाए, पहले एक एक नाखून उखड़वाया। नाखून काटते हैं ना बेटा तुम लोग, आप सब काटते होगे, कभी कभी इसे मुंह से छील देते हो। ज्यादा घबराहट होती है तो क्या नाखून अपने मुंह में जाते हैं? होता है ऐसा? या कभी कभी ऐसे पकड़ के ऐसे कैसे निकाल देते हो? होता है। फिर जरा सी चमड़ी निकल जाती है तो क्या होता है? मजा आता है? तब चरकी सब्जी खा पाते हो क्या? ऐसे जैसे ही अंदर जाता है कि अरे यार, होता है ना ऐसे। तो सोचो उस व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा होगा, जिस व्यक्ति के एक एक नाखून निकालते जा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि इस्लाम कबूल कर ले। मैं फिर बोल रहा हूं कि चाहे यथार्थवादी व्यक्ति ना हो, शासन करना चाहे ना आता हो ढंग से, पर व्यक्ति धर्मपरायण है। इतना धर्मपरायण है कि इनके शरीर से एक एक नाखून निकाला, उस पर मिर्च लगाई, तब भी इन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। जब इतने में नहीं माने और आंख दिखा के बोल रहे हैं उसके सामने, औरंगजेब के सामने, कि हिंदू धर्म तो नहीं छोड़ूंगा, तो क्या करा? जो गरम गरम सलाखें हैं वो काय में डाल दी? आंखों में डाल दी। मतलब सोचने की बात है, अपन तो महसूस भी नहीं कर सकते। जरा सी मिर्ची का वो टुकड़ा चला जाता है आंखों में कि मम्मी अब नहीं करूंगा कुछ, क्यों भेजा था किचन में। होता है। उस व्यक्ति की आंखों में गरम गरम सलाखें डाल रहे हैं, वो फिर भी बोल रहा है कि हिंदू धर्म तो अब भी नहीं छोड़ूंगा। फिर इनकी चमड़ी उधेड़ी गई, उस पर नमक लगाया, धूप में खड़ा करा, फिर भी क्या बोलते रहे कि हिंदू धर्म तो अभी भी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 बोरी चावल दे दो तो ऐसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब स्थिति देखो, कुछ लोग धर्म बचाने के लिए ऐसे भी रहे और कुछ लोग ऐसे भी हैं। ऐसे किनका अंत हो गया? संभाजी महाराज का। संभाजी के आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि संभाजी के आगे कैसे राजा राम आएंगे। राजा राम खुद को शासक मानेंगे ही नहीं। राजा राम बोलेंगे कि मैं शासक नहीं हूं, शासक तो साहू जी महाराज हैं, वो कभी गद्दी पे नहीं बैठेगा। जब इतना प्रेम देखेंगे राजा राम के प्रति साहू जी महाराज और उनकी माता, तो खुद क्या करेंगे? खुद को फंसवा लेंगे, पर राजा राम को बाहर निकाल देंगे। जब राजा राम को बाहर निकालेंगे तो दोनों कौन पकड़ाएंगे? साहू जी महाराज और उनकी माता। दोनों को औरंगजेब जेल में ले डाल देगा। फिर समझदारी बरतेगा, दोनों को उनका पालन पोषण करवाएगा, और बाद में जब इनकी आपसी लड़ाई करवानी होगी तब छोड़ देगा इनको। सब अपन आगे समझेंगे। बस यहां तक समझ में आया? संभाजी महाराज समझ में आया? प्रशासन समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, धन्यवाद।